अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं पीजे मीर सर, इफ्तिखार अहमद साहब और जावेद इकबाल साहब। नाजरीन, आप भी इस बात से वाकिफ़ हैं कि आए रोज़ मुल्क में सियासी कशीदगी में इजाफा देखने में आ रहा है। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का बयानिया भी आए रोज़ तब्दील होता है। वो कहते हैं कि ये मुल्क भी मेरा है, ये फ़ौज भी मेरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि मेरी जमात है वो इंतखाबात चाहती है, इलेक्शन चाहती है, इंतशार नहीं चाहती। पीटीआई और फौज को आपस में लड़वाने की साजिश की जा रही है, साजिश मेरे कत्ल की भी की जा रही है। इफ्तिखार साहब, आप जो हैं बीच में ही तज्जिया दे रहे हैं, मैं चाहती हूँ आप ही ये बता दें कि खान साहब आखिर ये इल्ज़ामात किस पर लगा रहे हैं और किन बुनियादों पर लगा रहे हैं। देखें, ये बात ये वो कह रहा है कि जब मुझे इस दफ़ा वहाँ पर ले जाया गया पेशी पे, तो कमरे में मैंने शलवार कमीज़ पहने हुए कुछ लोग देखे, तो मेरे किसी दोस्त ने मुझे इशारा किया कि ये हैं तुम्हारे कातिल। तो कहता मैं गया ही नहीं। यानी ये कितनी गलत बयानी से काम ले रहे। कमरे में वो गए ही नहीं, सिरे से बाहर वो गाड़ी में बैठे थे, कमरे में वो गए नहीं। अल्लाह जाने शलवार मैं दरवाजे के अंदर गया तो मैंने पुलिस और रेंजर मौजूद है। भाई आप तो दरवाजे के अंदर गए नहीं, कम से कम मैंने नहीं देखा कि आप अदालत के अंदर गए हैं, नंबर 1। फिर आपने कहा कि शलवार कमीज पहने अफराद थे, और फिर आपके एक साथी ने इशारा किया, इमरान साहब मैंने हमेशा कहा है कि आप एक बड़े आदमी हैं, आप एक बड़े लीडर हैं, ये लोगों की बातों पे मत अमल करो। कभी आप कह रहे थे कि आपको कत्ल करने का मंसूबा बनाया है 4 आदमियों ने, और आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करा के पाकिस्तान से बाहर भेज दी है। फिर आपने कहा खुदा ना खासा हादसा हो सकता है और वो हादसा कराने की जिम्मेदारी होगी आसिफ वज़ारी पे। उसने पैसे दे दिए, बंदे उसने हार कर लिए हैं, वो मरेगा। फिर अब आप ये बातें कर रहे हैं, फॉर गॉड सेक ऐसा ना करें। ठीक है, आप रहना चाहते हैं टीवी की स्क्रीन पर, अखबारात में, ये हमें समझ आ गई ये बात की, लेकिन इससे फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है बाहर, पूरी दुनिया में। और जो कुछ भी ये वहाँ पे मुजाहरे हो रहे हैं वो किसी शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ नहीं हो रहे, वो किसी फैमिली के ख़िलाफ़ नहीं हो रहे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। जब अफवाज पाकिस्तान को आप मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे, उसके सरबराह को, तो आप किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं, आप अदारे के ख़िलाफ़ लोगों को बाहर उकसा रहे हैं। और इस हवाले से दो गैर मुल्की लोगों ने मदाखलत भी की है। एक ऐसे सेनेटर ने जो एंटी पाकिस्तान है, और एक जॉर्ज क्या है गिलीवे, क्या ब्रूस राइडल की बात कर रहे हैं। ब्रूस राइडल भी, जॉर्ज गैलेवे, उसने भी जो कहा है। तो इसका मतलब है आप उनको मौका दे रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा आप मुकदमात का सामना करें। अब आपने एक बड़ा नया सवाल खड़ा कर दिया है कि मेरे ख़िलाफ़ जितने मुकदमात हैं वो झूठे हैं। कोर्ट्स हैं, आप जाके सुबह दरख्वास्त देते हैं, 3 घंटे में वो दरख्वास्त फिक्स हो जाती है, 2 घंटे के अंदर उसकी तामील हो जाती है, बेंच बन जाता है, आपको आपके जो दोस्तों की जो वहाँ पर प्रेजेंटेशन है वो मान ली जाती है, मुतल्लिका महकमों के जो सीनियर तरीन अफसरान उनको तलब कर लिया जाता है। और किस किस्म का इंसाफ आप चाहते हैं? पर ये वो इंसाफ है जो शायद आज तक मेरे ख़्याल में किसी को भी पाकिस्तान में नहीं मिला। एक अदालत ने 9 मामलात में आपको 9 मामलात में ही रिलीफ दे दिया, एक दिन में, 1 घंटे में। अजीब बात है, जब अदालतें आपके साथ हैं, वो आपको सपोर्ट कर रही हैं, आप अदालतों में पेश होने को तैयार नहीं हैं, क्या चाहते क्या है? और इस किस्म की बातें न करा करें खुदा की वास्ते। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, आप और बूढ़े हों, आपके बाल और सफ़ेद हों, आप और हैंडसम हों, तो हम आपको ऐसा देखना चाहते हैं। प्लीज़ आप पाकिस्तान की सियासत में इस किस्म की चीज़ को मत लाएँ। इससे पता क्या होता है, लोगों के ज़हनों में खलफशार पैदा होता है, और हमारे दुश्मन जो हैं पाकिस्तान से बाहर, वो उसको अब इस्तेमाल कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं। अब आपके सामने ये बात, तो प्लीज़ डोंट डू लाइक दिस। इफ्तिखार साहब, ये जो सारी सूरत हाल आपने भी वाज़ेह की है, मैं जावेद साहब की तरफ बात लेके जाना चाहती हूँ। जावेद साहब, आपको लगता है कि कहीं कोई दरमियानी रास्ता निकलता है? क्योंकि खान साहब की स्टेटमेंट भी आपने सुनी होगी, उन्होंने टारगेट करते हुए कहा है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ मैं मुकदमा करूँगा, और जो IG पुलिस हैं वो भी इसमें उनको नामज़द किया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब अगर आप केयर टेकर CM का भी बयान देख लें तो उन्होंने ये कहा है कि जो भी हाथ पुलिस की तरफ उठेगा वो हाथ तोड़ दिया जाएगा। तो कहीं कोई रास्ता दरमियान में निकल रहा है? रास्ता हमेशा निकलता है, और सियासतदानों को रास्ता निकालना चाहिए। जब इस मुल्क में आइन और कानून मौजूद है और जमहूरियत मौजूद है, तो जमहूरियत अपना रास्ता खुद तयन करती है और निकालती है, और वो रास्ता सीधा अवाम से निकलता है। मसला इधर खड़ा ये हो गया है कि हम अवाम से भाग रहे हैं।
یہ حکومت بنیادی طور پہ عوام سے بھاگنے کی ایک ایکسرسائز کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم جمہوری رویوں سے نکل کر اور آئین سے نکل کر کوئی اور طریقہ نکال لیں جس سے ہمیں عوام کے پاس نہ جانا پڑے، جس کی وجہ سے خلفشار پیدا ہو رہا ہے، جس کا افتخار صاحب 2 صوبوں کے الیکشن تو اناؤنس ہو گئے ہیں، لیکن جس طریقے سے اناؤنس ہوئے ہیں دونوں صوبوں کے افتخار صاحب، آپ کے دونوں صوبوں کے آئی جی اور گورنر کے پی کے نے اور ان کے چیف سیکرٹریز نے کہا جی کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے۔ یہ تو دیکھو یہ انتظامی معاملہ ہے نا، اگر ایک انتظامی معاملہ ہے تو ادھر سپریم کورٹ آرڈر کر رہا ہے، سپریم کورٹ ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا، نہیں آپ ہولڈ کیجیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے۔ سپریم کورٹ نے کہا الیکشن کراؤ، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈیٹ دے دی، لوگوں نے کاغذات نامزدگی، آئین اپنا رستہ خود تعین کرے گا، نہ آپ کے کہنے سے رستہ تعین ہونا نہ میرے سے، اور یہی چیز دیکھو آپ بات غلط کر رہے ہیں، نہیں میں غلط نہیں کر رہا، جب آئین میں ابہام ہوتا ہے تو وہ رستہ آپ کو سپریم کورٹ کلیئر کرتی ہے، اور نہیں کلیئر کیا نا، آپ روڑے اٹکا رہے ہیں، آپ کی حکومت عوام سے بھاگ رہی ہے، آپ کی لیڈر کہہ رہی ہے ایک تو آپ اپنا کیا کرو پلیز، لیول پلینگ فیلڈ کریٹ بھائی آپ اپنا کیا کرو، آپ اپنا کیا کرو جو کہنا ہے جس کے کسی کے بارے میں کرو، کیا سپریم کورٹ کیا کرے، اب سپریم کورٹ کیا کرے، آپ حوصلہ کریں۔ جاوید صاحب اور افتخار صاحب، اسپیکر مشتاق غنی صاحب جو کے پی کے ہیں وہ آج سپریم کورٹ میں چلے گئے، ٹھیک ہے یہ بھی چلا جائے، تو آپ حوصلہ کریں، ہمیں حوصلہ کرنے کی حوصلے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ نہ آئین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں نہ قانون کی علمبرداری چاہتے ہیں، آپ عوام کی بات سننا چاہتے ہیں۔ جب عوام کہتی ہے الیکشن ہو رہے ہیں نا، میری بات سنیں، جاوید صاحب میری بات سنیں، اور ابھی تک دونوں حکومتوں کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، فکر کر رہے ہیں، ان کے آپ کے گورنر نے اناؤنس کر دیا کہ میں الیکشن نہیں کروا سکتا، بھائی یہ تو انتظامی معاملات ہے نا، یہ انتظامی معاملات کا کہیں آئین میں ذکر نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ بھی تو یاد ہوگی، انہوں نے بھی کہا تھا کہ اگر یہ انتخابات ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آئینی نہیں ہوں گے، یہ ساری باتیں بھی تو سامنے رکھیں، دیکھو کوئی نتیجہ قبول نہیں کرے گا۔ دیکھو بات سمجھو، آئین نہ آپ کے کہنے پہ چلنا نہ میرے کہنے پہ، مسئلہ اس وقت یہ ہو گیا ہمارے پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنا اپنا آئین چاہتی ہیں، نہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کو اپنا آئین بنا کے اس پہ عمل کرنا چاہیے، ایسی باتیں نہیں کرتے، 1973 کا آئین جس کی افتخار صاحب ہمیشہ سپورٹ آج بھی کر رہا ہوں، آج ان کو سمجھ میں ہمیشہ کروں گا، کیونکہ الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے، الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے، بس یہ ہوگا، میں آپ سمجھتے الیکشن ہو گیا، ایک سیکنڈ آپ بتائیں نا، میں کیوں بتاؤں، پھر آپ کس ٹائم کی آپ طرفداری کر رہے ہیں، بات سنو، اگر 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہو بدماشی کے سکتا، ذریعے تو نہیں الیکشن ہوں گے، آپ بتاتے ہیں، میں اس کے تحت الیکشن ہوں گے، انتخابات کی تاریخ تو اناؤنس کر دی ہے، عمران خان نے تو یہ کہا ہے کہ میں سب سے بات کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، انتخابات جب ہونے اپنے وقت پر ہونے ہیں، سر تو پی جے میر صاحب کو بھی تو بات کرنے دینا، میں چاہتی ہوں کہ سر آپ بتائیں، اس پہ تو ریاست کی ذمہ داری زیادہ بڑھ گئی ہے۔ دیکھیں ریاست اس وقت تکڑی آپ کی ہوگی کہ جب سب سے پہلے آپ فوج کو بالکل الگ کر دیں، اس کو بالکل، یہ افتخار بات کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی فوج کو ہم باہر بدنام کر رہے ہیں، پاکستان میں بدنام کر رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں یہ؟ میں تو ان کو پاکستانی نہیں سمجھتا ہوں، جو اپنی فوج کو، افواج پاکستان کو، آرمی نیوی ایئر فورس، ان کے متعلق ڈیروگیٹری میسیجز اینڈ بات چیت کرتے ہیں، دیٹ از ان ایکسیپٹیبل۔ ہاں بالکل ایک دوسرے سے آپ اختلاف کریں، پولیٹیکلی کریں، سیاسی کریں، جو مرضی آپ کریں۔ آج فوج پیچھے ہٹ گئی ہے نا، تو اب یہ سارے سیاستدان کدھر چلے گئے؟ کورٹس کے اندر، اب ججز کی ایسی کی تیسی کر رہے ہیں، از دیٹ دا وے؟ پھر ججز بیک فٹ پہ ہو جائیں گے، پھر آپ کے پاس مارشل لا آئے گا، پھر آپ کہیں گے واہ 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 جی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ تو آئی تھنک ہمیں اپنے تھوڑے سے سنجیدگی سے بات کرنی ہے، تھوڑی رسپانسبلٹی سے بات کرنی ہے، ہوائی فائر نہیں کرنے۔ ہوائی فائر کا مطلب نہیں ہے، ابھی میرے خیال آپ کے پاس ٹاپک بھی ہے وہ پیٹرول کا، بعد میں کریں گے اس پہ۔ یہ ہماری نوعیت جو ہے نا اکنامک، یہ اتنی خراب ہو رہی ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمارے پی جے میں آئی آج تو کہ الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں سر، انہوں نے کہا 30 اپریل کا کہا ہے، ہو گئے جی، کاغذات جمع ہو گئے، کاغذات جمع لوگ جمع کرا رہے ہیں، پارٹیوں نے نامینیشن کر دی، ایک صوبے سے پہلے کر لینا، پارٹیوں نے اپنی خواتین کی لسٹیں جاری کر دی ہیں، بالکل کر دی ہیں تمام پارٹیوں نے، اور جو وہ مختصر ہوتی ہیں وہ بھی کر دی ہیں، تو الیکشن کا پروسیس یہی ہوتا ہے۔ میں نے کے پی کے کا بھی تو بتا دینا تفصیل سے، آپ بتا رہے تھے نا کے پی کے کا بھی بتا دیں، سنیں اپنا، اور جو گورنر کا بیان ہے وہ بھی بتا دیں۔ چھوڑ دیں، یہ بڑے بڑے بیانات ہوتے ہیں، ان پہ مت جائیں۔
30 डेज के बाद जब एक कोर्ट, आपका सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि भाई दैट्स इट, सो उसके बाद क्या होगा? आर्टिकल 6 नो, अल्लाह ना करे सिविल डिसोबीडियंस, याद रखें आप, दैट इज द ओनली अल्टरनेटिव। लोग निकलते हैं ना बाहर। नहीं तो हम क्यों जा रहे हैं इस तरफ? कोई भी नहीं जा रहा है, हम आईन और कानून का रास्ता क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे? ले रहे हैं, यही तो बात कर रहे हैं। कौन जा रहा है? कोई नहीं जा रहा। कोई भी नहीं जा रहा। गवर्नर केपीके अनाउंस कर रहा है मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता। इज द गवर्नर मोर स्ट्रांगर देन द 90 सुप्रीम डेज कोर्ट? में सर इलेक्शन वो अगर नहीं करवा सकता तो उसका हक है ये बात कहना। ऑलमोस्ट 60 डेज चले गए, मुझे बताएं आप पता नहीं क्या बहस कर रहे हैं, आपको ट्रस्ट ही नहीं है, तो अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हमें अपने इदारों पे ट्रस्ट होना चाहिए। नंबर 1, आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूं। जावेद, जब आए टाइम पे मैं आपसे बात करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चले अच्छा मुनीज़, आईन आगे पीछे हो जाए, खैर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 55,000 पीपल हैव डाइड, और अभी एक और फ्लैश फ्लड के अंदर हमारे बलोचिस्तान में भी आया, वो तो इलेक्शन करवा रहे जी। उनको तो कोई प्रॉब्लम सर, नहीं। पाकिस्तान की तारीख में 2 मरतबा ऐसा हुआ, एक तो जब बेनजीर की वफात हुई और दूसरा जब सैलाब पाकिस्तान में आया, लेकिन इससे बड़ी कोई सूरत हाल नहीं है जो इंतखाबात को और इवन 2013 का ये इलेक्शन बहस है ही नहीं है, ये तो किसी खास एजेंडे के मुताबिक बात कर रहे हैं। एजेंडा आईन इलेक्शन और अनाउंस हो कानून चुका का है, है, जिससे इलेक्शन आप अनाउंस हो आ गए। चुका हुआ है, लोगों ने कागजात जमा करा दिए हैं, लोग पार्टिसिपेट कर रहे Moving हैं, on. पार्टियों ने अनाउंस कर दिया है। व्हाट एल्स दे वांट, आई डोंट नो। देखें सर, सूरत बात हाल आपने बड़ी इंटरेस्टिंग है, कभी आपने एक पॉइंट रेज किया था सिक्योरिटी का। जी। मुझे अभी तक याद है कि 26 दिसंबर को 2007 एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी रावलपिंडी में, जिसमें जनरल, मैं नाम ले लेता हूँ, जनरल अदीम ताज और जनरल नुसरत नईम गए। उन्होंने कहा कि हमें खदशा है कि हमला होगा बेनज़ीर के ऊपर, प्लीज़ यहाँ जलसा मत करवाएं। बेनज़ीर वॉज रिलक्टेंट, देयर वर अदर पीपल हु वर एंक्शस, और एंड में क्या हुआ, बेनज़ीर साहिबा हमारे से चली गई। We lost her. Simply because we did not listen to the security agencies. इमरान अगर कोई बात करता है, प्लीज लिसन। पीजे सर, आई एग्री विद यू, और जब तक रियासती रेट कायम नहीं होगी, सियासी कशीदगी कम नहीं हो सकती, और इसीलिए कहा जा रहा है कि तमाम सियासी जमातें अगर एक पेज पर आएंगी तो ही कोई रास्ता निकलेगा। खैर, अभी चलते हैं एक ब्रेक पर, जिसके बाद वापस आएंगे और जो रिलीफ दिया गया है अवाम को, उस पर भी बात करेंगे। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर ममलकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक ये कहते हैं कि अमीर के लिए पेट्रोल महंगा और गरीब के लिए पेट्रोल को सस्ता कर रहे हैं, और इसके लिए 6 हफ्ते का वक्त है, जिसके बाद कोई पॉलिसी मुरतब कर ली जाएगी और ये जो स्कीम अनाउंस की जा रही है ये आवाम तक पहुंचा दी जाएगी। यानी गरीबों को, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बाइक्स पर ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं या 800 सीसी वाली गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, उनको इसमें फैसिलिटेट किया जाएगा। पीजे सर, आपको क्या लगता है ये किस तरह हो पाएगा? हाउ प्रैक्टिकल इज इट? दुनिया में कौमें आगे बढ़ती हैं, हम पीछे जा रहे हैं। गरीब उतना ही इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान में जितना एक अमीर है। तो आप अमीर की कमर तोड़ के उसको करेंगे, गरीब को आप गरीब बनाते रहेंगे, आप उसको चैरिटी पे रखेंगे, खैरात पे रखेंगे, कोई नहीं हम तुम्हें ये हड्डी डालते रहेंगे। दिस इज़ नॉट हाउ यू रन कंट्रीज। आप 100 रुपया, अब मुझे बता रहे हैं कि 100 रुपया ये फ्रॉम द 1st ऑफ अप्रैल फ्रॉम द 1st ऑफ अप्रैल 100 रुपया बढ़ जाएगा पेट्रोल, वो इस पर ठुक जाएगा। किस पे? जो बड़ी गाड़ी या जो भी गाड़ी चला रहा है। द क्वेश्चन इज़, क्या हमने इसको जगल करना है शॉर्ट टर्म पीरियड्स के लिए, या एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसको देना है? हम वो सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं। मैं इस पर और करता हूँ, लेकिन आपने इलेक्शंस की बात की इससे पहले, इस पर आई फॉरगॉट। मरियम क्या कह रही हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड। आई टोटली एंडोर्स मरियम। इमरान क्या कह रहा है? लेवल प्लेइंग फील्ड। आई टोटली एंडोर्स दैट। इन दोनों को तो उस पर बैठ के बात करें, क्योंकि जो हमारा इलेक्शन कमीशन का जो इदारा है ये हमेशा सर्कमस्पेक्ट रहा है, हमेशा इस पे आप देखें ना, अपार्ट फ्रॉम 1970। मरियम जो ओपन लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही हैं, बुनियादी तौर पे वो ओपन फील्ड की बात कर रही हैं। नहीं, दिस इज नॉट व्हाट शी इज सेइंग। शी इज सेइंग लेवल। देखो, लेट्स बी ऑनेस्ट, अब उसके अंदर हमने ये चीज़ देखनी है कि क्या हमने नून को विक्टिमाइज करना है, पीटीआई को विक्टिमाइज करना है, पीपल्स पार्टी को विक्टिमाइज करना है? नो, इट हैज टू बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड, एंड आई टोटली एंडोर्स बोथ ऑफ देम। अब उसके अंदर आपने क्या करना है? दोनों बैठ के बात करो। सो योर अंपायर जो इलेक्शन वो क्या करें, इमरान खान को जेल में डालें, कौन? उनकी पार्टी को खत्म करें, वो बैन पॉलिटिकल करें, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगा।
آپ ان کی بات سمجھیں, ان کی اگلی پریس کانفرنس میں تو وہ یہی کہہ رہی ہے اس جیسے مریم- جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ یہی- عثمان پاک Okay, میں no, hold on. دہشت وہ گرد کہتی ہے یہ بیٹھے ہوئے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. بات سب سنیں, سے بڑا دہشت اگر گرد آپ یہ ڈکلیئر زمان کرتے ہیں تو پاک پھر میں لیول پلینگ دیکھیں فیلڈ ہوگا. یہ جاوید صاحب یہ پولیٹیکل گیمکری ہوتی ہے. دیکھو جب آپ آج عوام میں شہباز شریف زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھا ہے کہ نہیں؟ چاہیے ہوتی ہے. شہباز شریف زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھا ہے کہ نہیں؟ میں پیٹ پھاڑ دوں گا, ریگل ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, علی بابا چالی. حالت یہ ہے اور یہ شہباز پالیٹکس شریف ہے. نے بیٹھنے کی بات کی ہے, پرویز عمران خان نے جب کے اوکے ساتھ کیا بیٹھے ہیں. ہاں تو یس اگلے یس دن ویری گڈ سر پوائنٹ. پیجے پرویز الہی نہیں بیٹھے عمران کے ساتھ. نہیں, بات سنیں, پرائم منسٹر نے خود کہا ہمیں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. ادھر سے ایک ٹیم بن گئی ہے بیٹھ کے بات کرنے کی, اور اگلے دن وزراء نے کہا ہم نے کوئی بات نہیں کرنی, یہ تو ٹیررسٹ ہے. میں اب بتائیں اس کا کیا اب کرنا ہے؟ یہ پتہ نہیں بولیں گے کہ نہیں بولیں گے, ان کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. سر بولیں گے آپ؟ نہیں میں بات کر دیں جی. پوائنٹ آئے گا افتخار کم آن سر یہ جو یہ میڈیٹرز ہو رہا ہے بتائیں نا. سر بات یہ ہے کہ یہ میسج بڑا کلیئر آیا ہے دوستوں کو کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کسی ایسی پلیٹ فارم پہ اکٹھی کیا جائے جہاں پہ وہ آنے کو تیار ہو جائیں. اچھا, اس کے لیے سب سے پہلی دعوت جو ہے وہ عمران خان کی پارٹی کو دی گئی ہے, اور یہ دعوت اور یہ بریکنگ نیوز ہے. یہ دعوت فواد چودھری صاحب کو بھجوا دی گئی ہے, اور ان سے کہا گیا ہے کہ آئیے بیٹھیں تاکہ ہم طریقہ کار کا تعین کریں. یہ اس کے بعد باقی تمام سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں کو یہ دعوت دی جا رہی ہے تاکہ باہر بیٹھ کے بات کر لی جائے. اگر ان کے درمیان اگر بہت کھچاؤ پیدا ہو گیا ہے تو اس کو ختم کیا جائے. اور میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یقینی طور پہ اس کو سپورٹ حاصل ہے فرام دی لنڈن, بٹ امپریشن یہی دیا جا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ لنڈن میں جو دوست ہیں بیٹھے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے کہ بھی ایسا کرنا اگر ممکن ہو سکتا ہے تو آپ یہ کریں. بہت اچھی بات ہے. کون ہے بیٹھا لندن میں؟ نواز شریف. اور اچھی بات ہے, اگر احساس ہے تو اچھی بات ہے, اگر ہونی چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ یہ آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں تو ایک تھرڈ پلیٹ فارم بنا کے جو کہ صحافیوں پہ مشتمل ہے اور جو انٹلیکچوئل پہ مشتمل ہے, انہوں نے انویٹیشن دے بھی دی. میں نے آپ کو ڈکلیئر کر دیا کہ فواد چودھری کے ذریعے عمران خان کو وہ انویٹیشن بھجوا بھی دی گئی ہے کہ آئیں بات کریں. آپ بات کر رہی تھی پیٹرول کے بارے میں. دیکھیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک طریقہ کار ہے تعین کیا گیا ہے, جو اس میں فال کرے گا اس کو کچھ پیسے اس کے اکاؤنٹ میں براہ راست جمع کرا دیے جائیں گے تاکہ ایک مہینے کے اندر ایوریج کے حساب سے ایک مہینے میں جو اس کو زیادہ پیسہ دینا پڑے اس کو نہ دینا پڑے. یہ بات. دوسری بڑی امپورٹنٹ جو بات ہے وہ ہے آٹے کے بارے میں. آٹے کے بارے میں بھی یہی طریقہ کار ہے کہ جو اس نے آتے ہیں کیا سپورٹ پروگرام کے تحت ان کو کہہ دیا گیا کہ بھی اپنے آپ کو رجسٹر کراؤ. 8070 پر وہ میسج کریں, اپنا میسج کریں, وہاں پہ پھر ان کو ایک میسج آئے گا کہ آپ کو فری آٹا ملے گا. فری آٹا ملے گا آپ کو 2 بوریاں ملیں گی ایک مہینے کے اندر. 3 بوریاں ملیں گی ایک مہینے کے اندر. اور اس میں شرط صرف یہ ہے کہ شناختی کارڈ آپ کے پاس اوریجنل ہونا چاہیے. اور غالباً جو انہوں نے طریقہ کار کیا ہے وہ بہت اچھا ہے تاکہ اسٹیمپیڈ نہ ہو. سنا ہے اسٹیمپیڈ سے خدا نہ خواستہ ایک جان. سر اس کے اوپر نگران وزیر اعلیٰ نے بڑا اچھا اعلان کیا. انہوں نے آ کر کہا ہے کہ قطاریں اتنی لمبی نہیں ہونی چاہیے. لیکن سر آئی ایم ویری سوری ٹو انٹرپٹ یو ونس اگین, مگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو پیٹرول والا طریقہ ہے جو 100 روپیز سبسڈی دی جا رہی ہے. 100 روپیز نہیں کہا, ابھی لفظ کوئی 100 روپیز نہیں کہا. پر لیٹر وہ تو آپ کہہ رہے ہیں اضافہ کیا جائے گا پرائس میں. وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں. آپ 2 چیزوں کو اکٹھا نہ کریں. ایک ہے کہ وہ لوگ جو خطِ غربت سے نیچے ہیں اور جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تابع آتے ہیں ان کو مدد کرنے کے لیے موٹر سائیکل کے لیے, موٹر سائیکل گھر کی ایک سواری ہے, بیوی بچے سب اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں آ رہے ہیں, تو ان لوگوں پہ جو دباؤ ہے اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے طریقہ کار کا تعین یہ کیا گیا ہے کہ آپ اپنی رجسٹریشن کرائیں اور آپ کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے مہینے میں ایک دفعہ, تاکہ اگر جو بوجھ ہے وہ کم ہو جائے. دیٹ از اے وے آؤٹ. دوسرا آٹے کے بارے میں کہا گیا ہے. اس کے بارے میں دیکھیں جو وہ کوشش کر رہے ہیں وہ بڑی اچھی کوشش ہے. 50 روپیز ہے بائی دا وے سبسڈی فار دا پیٹرول غریبوں کے لیے. 100 روپیز سب سر 50 ہے. مصدق ملک مصدق نے 50 کی سر پرپوزل موٹر سائیکل والوں کے لیے پیٹرول پر 100 روپے کی one سبسڈی. point and then you go for petrol or not petrol. 8,500 یوٹیلیٹی اسٹور جو آلریڈی موجود ہیں اس کے علاوہ 20,000 پوائنٹ اور بنائے جا رہے ہیں فار دس, اور خود نگرانی کر رہی ہے. ڈپٹی کمشنر لاہور نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی پرابلم ہو تو ان کا دفتر اویلیبل ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ 8070 پہ میسج دیں
लेकिन शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए जब आप लेने के लिए जाएँ, और एक थैला मिलेगा आपको एक गो में, और महीने में आपको जिस तरह इसने कहा 3 थैले मिलेंगे। मैं समझता हूँ इसी तरीके से सपोर्ट हो सकती है। और आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की सर, यूरोप में जो सोशल सेक्टर के अंदर लोगों को सपोर्ट किया जाता है, ऐसे ही किया जाता है। सोशल सिक्योरिटी, सो इट इज़ ए सोशल सिक्योरिटी। मतलब अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो आपसे छीन के, आपसे ज़्यादा टैक्स दे के मुझे दिया जाता है, तभी तो मैं सर्वाइव करूँगा ना। तो इसमें बुरा मनाने की कोई बात नहीं, ठीक नहीं, लेकिन वहाँ नेशनल इंश्योरेंस है, हो जाएगी, होनी चाहिए। दैट वी शुड डिमांड इट, वी शुड डिमांड इट कि यहाँ पे तो जहाँ पे हम नौकरियाँ करते हैं लोग फैक्ट्रियों में, उन बेचारों की नेशनल इंश्योरेंस क्यों कराता? ये सरमायादार किसी गरीब की नेशनल इंश्योरेंस नहीं कराते, वो तो उनके पैसे देने को तैयार नहीं होते। आप क्या बातें कर रहे हैं यहाँ पे? जावेद साहब, आपको क्या लगता है 6 हफ्तों का वक्त दिया गया, पॉलिसी मुरतब की जाएगी, उसके बाद? पॉलिसी मुरतब होगी है सर, वो तो आप कह रहे हैं ना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत उनके अकाउंट्स में रकम दी जाएगी, लेकिन फिर 6 हफ्ते का वक्त क्यों मांग रहे हैं? सर आप मुझे बता दें, पैसे कहाँ से आएंगे, कितना होगा? जावेद साहब, देखिए अभी हमने मगरिब की बात की, तो मेरा ख्याल है कि हम मगरिब से सिर्फ ये ना सीखें, और भी बड़ा कुछ क्या सीखें और बताएं। जो सर बिलिंग हर जगह पे हम अपनी वो सोच भी डेवलप कर लें कि अगर आप हुकूमत करने के काबिल नहीं रहते तो आप इस्तीफा देके अगले इलेक्शन की तरफ जाते। दूसरी बात, आप ये जो बात तो करने दें, गलत बात कर रहे हो और मैं सुनता रहूँ, दैट इज नॉट फेयर। आप सारी बातें ठीक करते हैं, आप उसे पेट्रोल की बात कर रहे हैं, आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं, वो कहानी कहीं और ले जाता है। कहानी उसकी आदत हो गई है। मैं कह रहा हूँ आप उनसे जावेद साहब ठहरे। सर आपने भी तो पेट्रोल में आटे की बात की है ना? नहीं, मैंने पेट्रोल आटा इकट्ठा है। बोथ द पॉलिसीज वर अनाउंस्ड टुडे and that has to be told to the people। लोगों को ये नंबर देना है, लोगों की मदद करनी है, कहानी तो नहीं करनी ना। कोई तरीका कार डिफाइन कर रहे हैं। जावेद साहब प्लीज आप मुझे और उन्होंने 800 सीसी शामिल कर दी है कि 800 सीसी तक। तो मुझे ये बताएं कि आप गरीब और सफेद पोस्ट में क्या फर्क डालेंगे अगर, और इनको कैसे काउंटिंग करेंगे, उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, एक जगह से गया तो दूसरी जगह जाएगा, उसका क्या तरीकाकार होगा? आप ये तो शॉर्ट टर्म मेजर्स है। आप मुल्क की इकोनॉमी को डुबो चुके हैं ना। 9 महीने में $40 बिलियन की पाकिस्तान की इकोनॉमी को आपने श्रिंक करने के बाद आप कह रहे हैं तुम्हें मैं 100 रुपए का पेट्रोल सस्ता दे दूंगा, और वो जब ग्रोसरी की चीजें लेने जाता है, बिजली का बिल देने जाता है, अपने बच्चों की फीस देने चाहता है, सफेद पोस्ट का तो ये सवाल था, सियासी तौर पे वो दफन हो चुका है। सर ये नहीं कर रहे गरीब की नब्ज। आज अगर इन्होंने अवाम के लिए सोचा होता हुकूमत में आने से लेके आज तक, तो आज ये राह मफरूर ना अख्तियार कर रहे होते। आज अवाम इनके पीछे ना होते और ये आगे ना भाग रहे होते। सर राह मफरूर किसने अख्तियार की, प्लीज बताइएगा। क्या किसी से जमहूरी रवैया, जमहूरी सोच, कौन सी किसी तरीके आइन और कानून से भागना, ये आपको नजर आ रहा है ना, क्योंकि आपकी हुकूमत है, आपको तो लगेगा कि हर चीज बेहतरीन चल रही है। उस गरीब आदमी से पूछो जिसके लिए कर रहे हैं, उसके लिए आते हो पेट्रोल ले कर रहे हो, 3 हफ्ते बाद आपने करना है, यही होता है ना। तो आप हौसला करें ना। आपको अगर 10 महीने 11 महीने बाद याद आ गया गरीब का एहसास, पहले 11 महीने में उसकी तबाही की है। सर आपने तमाम बातें जो उठाई हैं, जो भी आपने मामलात सामने रखे हैं, वो सब अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन ऐसे में जावेद साहब ये बर्दाश्त लिखी है ना कागज में, ऐसे में जिस तबके की आप बात कर रहे हैं, जिन मसाइल की आप बात कर रहे हैं, जिन अवामी मसाइल की आप बात कर रहे हैं, उनके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मुफ्त आटा स्कीम अनाउंस की है, और ये भी कहा है कि जो दूसरे सूबे हैं वो भी इसमें अपना हिस्सा डालें, और ऐसे में पंजाब में इसको इनिशिएट कर लिया गया है। इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद, आप साथ रहिए। मौजूदा हुकूमत की जानिब से जो इनिशिएटिव लिया गया है फ्री आटा पैकेज का, वो काबिल तारीफ़ है, और ऐसे में जब शहबाज शरीफ साहब ने इसको इनिशिएट किया तो उन्होंने दीगर जो सूबाई वज़ीर आला हैं उन्हें भी कहा कि इस कार्य खैर में हिस्सा लें। तो ये देखते हुए निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि 60,000 जिस शख्स की तनख्वाह है या उससे नीचे जो उसकी तनख्वाह है, उनको मुफ्त आटा फराहम किया जाएगा। मुफ्त आटा जो है उसको हासिल करने के लिए एक प्रोसेस है, आपको मैसेज करना होगा 8070 पर, जिसके बाद आपको ये कंफर्मेशन मिलेगी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। और अगर आप एलिजिबल हैं तो जो स्पॉट्स बनाए गए हैं जहाँ पर मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है, आप वहाँ जाएँ, आपको वहाँ पर आटा मिल जाएगा। आटा जो है वो 25 शाबान से 25 रमज़ान तक
अवेलेबल होगा। इसी पर मैं जावेद साहब की राय लेना चाहूँगी। जावेद साहब, आप इस इनिशिएटिव को कैसा देख रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और जो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत और गरीब आदमी का हाल है, उस हाल में मैं समझता हूँ कुछ भी हो जाए और कुछ भी हो जाए वो उसको बेहतरी की तरफ ही लेकर जाएगा। बट बुनियादी तौर पे हमने अपने मसाइल को हल करना है, और वो ये एक शॉर्ट टर्म मैयर तो हो सकता है, जिस तरह आपने बताया 1 महीने के लिए, तो बाकी 11 महीने वो बेचारा क्या करेगा, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। अगर आपने 11 महीने किसी की मदद करनी है तो उसके लिए आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, आपको अपने मसाइल को हल करना पड़ेगा, आपको बुनियादी तौर पे इक्तिसादी इस्लाहात करनी पड़ेंगी, आपको वो तमाम मेयर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे जो आने वाले वक्त में इसको सस्टेन कर सके, क्योंकि ये वो इक़दामात होते हैं जिससे आप वक्ती रिलीफ दे सकते हैं। असल रिलीफ वो होता है जब आप ओवरऑल पाकिस्तान की जो 24 करोड़ आवाम है उसके बारे में सोचें कि आपने इंडस्ट्री को कैसे चलाना है, मिडिल क्लास कैसे बड़ी करनी है, गरीब आदमी को ऊपर कैसे लेके जाना है, जो अपर मिडिल क्लास है उसको कैसे लेके जाना है, मुल्क की जीडीपी को कैसे बढ़ाना है, और लोगों को कितनी रोज़गार मुहैया करने हैं। क्योंकि एक डाटा के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में बेरोज़गार तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं, और हर साल आपको 3 से 4 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट करनी है। हमें इस चीज की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो मुसद्दिक मलिक साहब कहते हैं 22 करोड़ में से 21 करोड़ गरीब है। अब आप खुद इससे अंदाजा लगा लो, अगर 21 करोड़ बकौल उनके गरीब हैं, और अगर आप 1 करोड़ को 1 या 2 बोरी मुफ्त दे भी देंगे एक माह के तो लिए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोचने की बात यह है कि हमें इस्लाहात की जरूरत है, जो आपसे IMF डिमांड कर रहा है, जो आप पूरी नहीं कर रहे। हमें इस्लाहात करनी चाहिए, हमें पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पे बात करनी चाहिए कि इसको कैसे लेके जाना चाहिए। पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं, मैं समझता हूं कि जो इतनी सलाहियत रखते हैं कि पाकिस्तान को अपलिफ्ट कर सकें, लेकिन इसके लिए विल की ज़रूरत है। उसके लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क की ये तकदीर नहीं है जिस तकदीर पे आज हम इस कौम और पाकिस्तान को लाकर खड़ा कर दिया। जावेद साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे सामने और भी केसेस आए जिसमें कि हमें पता चला लोग मैसेज कर रहे हैं मगर उनकी तनख्वाह भी 60,000 से कम है और उन्हें मैसेज आ रहा है कि वो एलिजिबल भी नहीं है। इफ्तिखार साहब, एक बहुत बड़ा सवाल है, कई लोगों को ये मैसेजेस आ रहे होंगे हालांकि उनकी तनख्वाह इतनी नहीं है, लेकिन फिर उसका प्रोसेस क्या है, वो मुफ्त आटा कैसे लें, ये आप बताएं। ये जो तरीकाकार बताया गया है, इस पर अगर उनको क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं और मैसेज का जवाब नहीं आ रहा, दे शुड जाएँ, जाके DC से बात करें। और इतनी अच्छी बातें की हैं हमारे दोस्त ने, अल्लाह करे ऐसे ही हो। ये जो सरमायादार लूट के खा गए हैं पाकिस्तान को, अगर अपने हिस्से के पैसे दे दें तो शायद हम 21 करोड़ आवाम को वो खुशहाली दे सकें। सरमायादार को काम तो करने देना। नहीं सर, ये बात एक और जानिब निकल जाएगी। मैं चाह रही हूँ कि आप टू द पॉइंट बता दें। टू द पॉइंट तो जावेद साहब इंटरप्ट कर रहे थे ना। तो वो तो आदि है। हाँ, वो तो हर बात का आदि है। उसने तो इस प्रोग्राम को बना लिया है, अलीमुल्ला कलीमुल्ला का प्रोग्राम बना लिया, तो उसको मैं तो कुछ नहीं कह सकता। सर, अगर किसी मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, इतनी तकरीर जो उन्होंने फरमाई है उसका एक हल है, पाकिस्तान का सरमायादार ईमानदारी से तमाम टैक्सेस अदा करे, अपनी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सामने रखे, फिर इस किस्म के लोग सवालात उठाने के काबिल नहीं रहेंगे। एक बात और जो उन्होंने कहा है कि टेलीफोन करें, और जिस तरह आपको शिकायत है कि इस टेलीफोन करने के बावजूद अगर नहीं मिल रही, तो ये सवाल करना हमारा बनता है कि फिर तरीक़ाकार क्या होगा, क्या तरीक़ाकार तब्दील किया जाए। आपका ख्याल है कि लोगों के घरों में पहुँचा दिया जाए, तो वो कहते हैं इस पर कॉस्ट बढ़ जाएगी। वो शनाख्ती कार्ड है, उस पर एड्रेस तो मेरा लिखा हुआ है, अगर मेरे घर पहुँचाते हैं तो वो कहते हैं इस पर कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये बात आपने की है। बाकी इनको कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी, बेहतरी किसी किस्म के भी वो लोग बेहतरी की मुखालफत करते हैं, और जो बेहतरी नहीं हो रही तो शोर मचाते हैं, तो उस समाज का तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। पीजे सर, आपके भी इल्म में आया होगा कि जो एक खातून जिसकी वफ़ात हो गई हब्स में कतार में लगे रहने से, और फिर ये जो मनाज़र इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये वो बदनज़मी के मनाज़र हैं जब आटा तकसीम किया जा रहा था और मोहल्लनवाल में एक आटे के ट्रक को लूट लिया गया है। ये सिर्फ आवाम के बिहेवियर्स नहीं है, लेकिन हमारा जो मुआशी कत्ल हुआ है ये उसके बाद के मनाजिर हैं, लोग खून के प्यासे हुए हैं। देखें, हमारी जो कौम है ना, ये बेसब्री है। आपने 2006 के अर्थक्वेक में देख लिया कि जब अर्थक्वेक का जब डिलीवर करने आते थे, लूट मार शुरू कर दिया आपने। आज भी वही हालत है। हमारा जो डिलीवरी मैकेनिज़्म है बड़ा गंदा है।
آپ کا ایک ہی ادارہ ہے جو کہ ڈلیور اچھا کرتا ہے، وہ ہے آرمی. باقی جتنے بھی این جی اوز ہیں یہ وہ ہیں، وہ لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے، وہ چوری ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتی ہے. سو بیسکلی ہم نے ایک تو اس کو ٹھیک کریں آپ اپنے ڈلیوری میکنزم کو. بات آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں سرمایہ دار، بالکل ان کو ایک رول پلے کرنا چاہیے. 10 ٹاپ بلینئرز گئے تھے پریزیڈنٹ کے پاس اس کے بائیڈن کے، کہ بتائیں کہ ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں، جسٹ بتائیں پیسہ کہاں لگانا ہے. یہ ہوتی ہے نیشنلزم. آپ یہاں انوائرمنٹ کریٹ کرتے سر ہیں آپ کو نا. کیا لگتا ہے پیچھے سر ہمارے ملک میں بھی، اگر آپ مجھے ختم کرنے دیں سر ہمارے ملک میں جو انڈس اسپتال اب بننے جا رہا ہے یہاں پر، اس کے اندر آپ دیکھیں کیا گورنمنٹ کا کردار ہے. سر یہ سرمایہ دار ہیں جو مل کر کر رہے ہیں. سب کرتے ہیں. دیکھیں بات کیا ہے، نہیں کیا مطلب سرمایہ دار ہمیں بچا رہے ہیں. سر ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے اندر جو انویسٹمنٹس ہیں وہ سرمایہ دار کر رہے ہیں. کہاں سے سرمایہ گھر سے لے کے آئے؟ پوری دنیا کو کہاں سے لے کے آئے؟ سر یہ تو المیہ بن گیا ہے. ہماری محنت کو بیچ کے وہ پیسہ کماتے ہیں اور ہماری محنت کا وہ معاوضہ نہیں وہ اتنا دیتے. کمال آپ کر رہی ہے. بہت آپ کی سرمایہ فیملی سے لگتی ہیں. اچھا جی میں نے جواب آ گیا. میں نے کمشنر لاہور سے پوچھا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. میں نے کہا کہ if not controlled properly distribution riots can start. اس نے کہا ہے کہ سر it is of yesterday and we took action, shifted this place to a mosque with a well queue managed. This is for you. سر تھینک یو ویری مچ. اور آپ نے تو جن کا حوالہ دیا، میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی بات کر رہی ہوں، انہوں نے بھی اس کے اوپر انیشیٹو لیا اور انہوں نے کہا کہ قطاریں لمبی نہیں لگیں گی. اگر کوئی متلاشی ہے آٹے کا اور وہ وہاں آ رہا ہے تو اس کو پرووائڈ کیا جائے، اس کو دیا جائے، نہ کہ اس کو قطار میں لگا کر. سر آئی ایم سوری آئی کین ناٹ ٹیک یور کوسچن. سر مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے. سوال یہ ہے کہ 1 سال کے 12 ماہ کے 365 دن کے لیے کیوں کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائی جاتی؟ کیوں آپ 1 ماہ کے لیے آٹا پرووائڈ کر رہے ہیں؟ ہمیں اکنامک ریفارمز کی ضرورت ہے، اور اگر ہم اچھے اکنامک ریفارمز لائیں گے تبھی ہم اپنے ملک کی معیشت کو اچھی ڈگر پر گامزن کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت. اللہ نگہبان.